ओके, तो सी 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4H2O to give 2MnO2 plus 3I2 and 8OH नेगेटिव। तो ये है अपने पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4। तो देखो, अगर 2 मोल्स ऑफ KMnO4 हैं देन I2 रिलीज्ड आर 3 मोल्स। तो MnO4 नेगेटिव जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ KMnO4, क्योंकि K प्लस जो है दैट इज अ स्पेक्टेटर आयन और Ki जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू I नेगेटिव, क्योंकि जो K है दैट इज स्पेक्टेटर आयन। तो अगर 4 मोल्स हैं MnO4 नेगेटिव के तो कितने मोल्स बनेंगे? I2 के कितने रिलीज होंगे? 6। तो आंसर आ जाएगा 6। यही क्वेश्चन है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऑफ KMnO4 एंड Ki इन वीकली बेसिक मीडियम, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। तो अब याद रखना कि जो मीडियम है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द मीडियम्स। सो KMnO4 का जो एक्टिव आयन है दैट इज MnO4 नेगेटिव, तो दैट विल गिव Mn2 प्लस किसमें? इन एसिडिक मीडियम, और MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, और MnO4 नेगेटिव विल गिव MnO4 2 नेगेटिव इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। ये लिखवाए थे तीनों। तो ये याद रखना, MnO4 नेगेटिव इंटू Mn2 प्लस इन एसिडिक मीडियम, MnO4 नेगेटिव टू MnO2 इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, और MnO4 नेगेटिव टू MnO4 2 नेगेटिव इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। और इसी से मैंने ये भी बताया था आपको कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है KMnO4 का दैट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5 इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है? Mn2 प्लस। तो कैसे बैलेंस करोगे? एड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, डबल नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इज 5। तो ये हो गया एसिडिक मीडियम। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 that is equal to molecular weight of KMnO4 divided by 3 किसमें? इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, क्योंकि इसमें क्या होता है? MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है? MnO2 में। तो ऐड H2O टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव एंड टू द अपोजिट साइड। अगर हाइड्रोजन हो तो क्या करते हैं? ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू द अपोजिट साइड, हाइड्रोजन के केस में।
तो +3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 1 का इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। क्योंकि इसमें MnO4 नेगेटिव से क्या बनता है, MnO4 2 नेगेटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। मैं लास्ट टाइम भी करवाया था, ये दोबारा करवा दिया मैंने कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 5 इन एसिडिक मीडियम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 3 इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम, और डिवाइडेड बाय 1 इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। कर लोगे? ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया? अगर इसको मुझे करना है, वो जो मैंने इक्विवेलेंट्स की बेस पे बोला था आपको, तो कैसे करना था? हाँ, वो उससे भी करवा देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें वही है कि आपको, जी बेटा, सर स्नेहल को अंदर आना पता, क्या बोल रहे हो बेटा? स्नेहल को लेट मी इन करना है। लेट इन करना है। अच्छा, किसको? स्नेहल को। स्नेह अच्छा, हो गया। नहीं, वो आज राजसी, राजसी का कर दिया मैंने। और कोई? ओके, सॉरी, तो बता दिया करो प्लीज़। मैं एक्चुअली बोर्ड होता है ना सामने, तो मैं देख नहीं पाता हूँ। कई बार आवाज़ आती है पर मुझे सुनाई नहीं दिया इस बार, सॉरी। ओके, चल, तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको कैसे करवाता हूँ, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट्स। तो देखो, अब आपके पास जो इक्विवेलेंट्स का है वो क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 is equal to number of इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, क्योंकि सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताया था ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सबके क्या होते हैं, सेम। अब अगर मुझे n फैक्टर पता है तो आई कैन सॉल्व इट विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि KMnO4 जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है मुझे, तो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो कितना n फैक्टर KMnO4 का इन वीकली बेसिक मीडियम? तो बोलो जल्दी। वीकली बेसिक मीडियम में व्हाट इज n फैक्टर ऑफ KMnO4? तो इतनी देर क्यों लग रही है? 3। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। अब मुझे बताओ व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ I2 इन दिस? I2 के n फैक्टर कितना है इसमें? बेटा 2 आयोडीन है तो डबल हो जाएगा ना। I- से I2 बन रहा है,
तो यहां इसको बैलेंस करोगे तो I2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का यूज करना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन का यूज करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यही रिएक्शन, तो देखो, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 2, तो इंटू 2 कर दिया हमने, तो हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, and number of moles of KMnO4 are given to us, that is 4, तो आ गया 6। if you know the n factor there is no need to balance the equation। ये इसका नॉर्मेलिटी का और n फैक्टर का ना ब्यूटी है कि बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो ये तीनों का n फैक्टर याद रखना है आपको, और एक और किसका याद रखना है आपको, वो भी लिख देता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताओ, जिसको पता है वो बोलो, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट? बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट होता है? भूल गए? क्रोमियम 3+। ठीक है, याद रखना हमेशा, डाइक्रोमेट से बनता है क्रोमियम 3+, और डाइक्रोमेट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 कैन एक्ट एज इन ऑल द मीडियम्स। तो इसको बैलेंस करो जल्दी। तो व्हाट इज एन फैक्टर? सर 6 एन फैक्टर। क्योंकि ये 7H2 हो जाएगा, उसका डबल OH नेगेटिव आयन। तो इधर कितना हुआ टोटल? 12 पॉजिटिव, और ये क्रोमियम तो बैलेंस करने थे ना पहले, तो ये हो गया 6 पॉजिटिव, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर होगा 6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एन फैक्टर याद रखना 12 पॉजिटिव 6 माइनस, तो 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, तो ये 4 आपको एन फैक्टर हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना होता है यही, तो आपको पता है कि एक था मेरे पास MnO4 नेगेटिव। मैं आयनिक इक्वेशन, क्योंकि आयनिक इक्वेशन इज इजी टू बैलेंस, तो और KMnO4 में K+ तो हमेशा यही रहेगा, तो उसको हटा दिया, MnO4 नेगेटिव बचा, Ki में से I नेगेटिव। अब मीडियम था वीकली बेसिक, तो अब ये मेन चीज है कि मीडियम है वीकली बेसिक।
तो वीकली बेसिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव है वो क्या बनाता है? MnO4 नेगेटिव से क्या बनता है? MnO2। और ये तो बता ही रहा है कि I2 बनता है साथ में, ये लिख दिया पहले, पूरी इक्वेशन लिख दी हमने। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज हियर? यस, X जो है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर लिख देता हूं। तो x -8 दैट इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 8, तो x इज +7। तो ये +7 और ऑक्सीजन तो -2 ही है, यहाँ आयोडीन क्या है? -1। MnO2 में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, MnO2 में +4, सिंपल, x -4 = 0 और 0, है ना। तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज, बट मैग्नीज जो है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम +7 टू +4। तो कितने का चेंज हुआ बेटा? 3 का डिक्रीज। मैं अलग पेन यूज करता हूं, 3 का डिक्रीज। और एटम बैलेंस कर लो, आयोडीन कितने हैं? इधर I2 है, इधर I है, तो 2 I कर दिए। तो कितने का डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ? 2 का इंक्रीज, 3 का डिक्रीज, 2 का इंक्रीज। तो क्या करोगे, इनको बराबर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 3 से। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव टू गिव, थोड़ा यहाँ गैप दो क्योंकि वाटर या OH नेगेटिव ऐड करने। ये 3 का डिक्रीज हो रहा था MnO4 नेगेटिव से MnO2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और I नेगेटिव को जो है 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपका 2MnO2 प्लस 3I2। अब मुझे बताओ आप कि ऑक्सीजन बैलेंस करना बचा भी, इधर कितने ऑक्सीजन है? 8, और इस साइड 4। तो क्या करना है वीकली बेसिक मीडियम में? ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, sorry, excess of oxygen, and double number of OH negative ion to the opposite side. Now it is balanced. देख लो चार्ज दोनों साइड बैलेंस है, yes it is balanced, -2 -6 -8 और ये भी -8। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया। सेम बैलेंसिंग समझ में आ गई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से? ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, पर और ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर पूछा है। H3PO2 है, H3PO4 है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दैट आई डिस्कस्ड हियर ओनली। पहले मुझे
बताओ कि ये जो H3PO4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं ना। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? तो याद रखना, इसका स्ट्रक्चर एक पी डबल बॉन्ड O होगा और 3 जो हैं वो OH होंगे। तो ये कितने H+ देता है? 3। इसकी बेसिसिटी जो है दैट इज 3, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो टेक इट एज X। ये क्या हो जाएगा? -2 और ये +1, क्या हो गया? 3 + x - 8 = 0. So x - 5 = 0 means x is +5. तो H3PO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो गया +5। अब ये जो H3PO4 होता है ना, H3PO4 में से अगर एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो बन जाता है H3PO3। तो पहला है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और दूसरा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या सिंपली फॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। और इस फॉस्फोरस एसिड को और क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक एसिड। तो यार ना, एक ऑक्सीजन निकालते हैं किसी भी इक से तो अस हो जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक, क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, तो सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा फिर? यस, एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो वो अस हो जाएगा। जैसे नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। तो नाइट्रस एसिड क्या होगा? HNO। यस, याद रखना ये। तो अब आ गया H3PO3 पे। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO3? और इसका जो स्ट्रक्चर होगा 3 आएगा, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा बेटा। तो इसकी जो बेसिसिटी होती है दैट इज 2। 2H+ देगा ये। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा फॉस्फोरस से वो एज H+ नहीं निकलेगा, याद रखना ये। और तो H3PO3 AX +1 और -2, तो 3 + x - 6, x - 3 0, so x is +3. Now H3PO2, तो ये x, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और देखो H3PO3 था पहले H3PO4 था। ये है फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन निकाला तो बन गया H3PO3 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। और फिर
एक और ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। इसमें 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा, पहला था P डबल बॉन्ड O, और लास्ट वाला ये। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कितने पीएच बॉन्ड्स हैं किसमें, है ना, और बेसिसिटी का बता ही दिया, इसका 3, इसका 2, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर ही लिया आपने। तो 3 + x - 4 0, x - 1 0, तो x इज +1। चलो, तो अब और क्या है? H4P2O6। H4P2O6 एक वाटर ऐड। हाँ जी, सर इस H4P2O6 को हम आसान करने के लिए हाफ से डिवाइड कर दें तो भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहेगा, मतलब H2PO3। अच्छा, H4P2O6, हाँ, H3PO3 का +3 है, H4P2O6 का +4 है। हाँ, हम इसको हाफ कर सकते हैं। हाफ कैसे? आप जैसे आपने इसको नहीं मतलब अच्छा, ऐसे, हाँ हाँ, तो एक ही बात है, वो सेम ही आएगा, हम कर सकते हो। पर मैं इसका तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बना होगा ये। H3P, तो देखो, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है। अगर इस दोनों में से, फॉस्फोरिक एसिड में से वाटर निकाल दूं अगर मैं, तो क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। तो ये तो बन गया H4P2O7। तो H4P2 और O कितने हो गए? 7। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा कि हमने हीट किया और ये वाटर निकल गया, तो इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है,
अगर इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा? ये बन गया। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन निकालते हैं ना तो बनता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसमें बनता था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। इसकी बेसिसिटी भी कितनी है? 4। H4P2O7 में कोई PP बॉन्ड नहीं है, POP बॉन्ड है, इसमें एक PP बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। अब ये बताओ मुझे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आपने? ओके, तो ये हो गया 4 + 2x - 12 = 0। सो 2x - 8 x इज +4। चलो, तो इस तरह से यू कैन डू इट। पर ये सब चीज़ें भी साथ में याद रखना। और इन दोनों की बेसिसिटी कितनी है? 4। बेसिसिटी मतलब कितनी H+ देता है वो, और कौन से H+ दे सकता है? जो डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन से। जो फॉस्फोरस से, हाँ जी, Sir, as per the structure of pyrophosphoric acid, phosphorus तो oxidation में से +5 आ रहा है। फॉस्फोरस एसिड का Pyrophosphoric हाँ, पायरो का तो आएगा बेटा, सही है। equation में +4 H4P2O7 का yes sir question, could you send me question? sir sorry sir I got it मीन्स हाइपोफॉस्फोरस एसिड का होगा +4, बट पायरोफॉस्फोरिक एसिड it is okay, it is +5 only. Okay, next is 1 mole of rhombic sulfur is treated with concentrated nitric acid to find the mass of H2O formed. Actually सल्फर जो है that exist in the form of S8, ठीक है, और फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आदरित, ओ बेटा, ये रोम्बिक सल्फर भी सॉलिड ही है, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस भी सॉलिड ही है। P4 जैसे सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सॉलिड ही है, बट P जैसे S8 है वैसे वो P क्या होता है? 4। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 किसी के साथ भी रिएक्ट करता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा ही NO2 बनाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली सल्फर को वो बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड, और along with that there is a formation of a water। तो अब इसको हमें करना है बैलेंस। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाएं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाते हैं हम। ये सल्फर से बना H2SO4,
HNO3 से बना NO2, वाटर नहीं लिखते हैं अभी, मीडियम पता चल गया आपको एसिडिक है। अब हाँ जी, ओ सॉरी, HNO2 लिख दिया, NO2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इधर है +6, और सल्फर कितने हैं 8, तो H2SO4 हो गया। तो यहाँ पे कितने का चेंज आ गया? सर H2SO4 2 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी बेटा, सल्फर 8 है, सल्फर पहले सल्फर बैलेंस करने पड़ेंगे ना हमें। तो 8 6 जा 48, तो 48 का इंक्रीज हो रहा है। HNO3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन इज +5 और इधर +4, तो कितने का चेंज हुआ? 1 का। तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 48। इंक्रीज और डिक्रीज क्या होना चाहिए? सेम। तो डिक्रीज हो रहा है बाई 1, तो डिक्रीज अगर बाई 1 हो रहा है तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 48। तो ये हो जाएगा S8 + 48 HNO3 to give 8 H2SO4 plus 48 NO2। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखो सल्फर तो बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, तो इधर 48 हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन? 48 × 3, 48 हाइड्रोजन इधर 32 + 48 × 2 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन। बोलो डिफरेंस कितना हुआ? हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 32 बचे और ऑक्सीजन बैलेंस ठीक किया हमने ना। इसमें कहाँ पे 32 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हुए? ऑक्सीजन कितने एक्स्ट्रा हुए? सिक्सटीन। तो इसका मतलब टोटल 16 H2O जो है वो इधर एक्स्ट्रा हुए, तो हम यहाँ 16 H2O ऐड कर देंगे तो हो जाएगा काम। सीधे ऐड कर दो ना, सीधे 16 H2O, तो बैलेंस हो गया ये। तो 1 मोल ऑफ ट्रोम्बिक सल्फर, तो दैट विल गिव 16 मोल ऑफ H2O, मीन्स 16 × 18 ग्राम, तो कितने हुए?
हाँ, तो 288 ग्राम जो है वो वाटर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स। तो इससे देखो देखो स्टेटमेंट्स जो है ना, इट सेल्फ गिव्स यू हिंट कि KMnO4 का कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है KM। एंड हाँ, तेरा चश्मा रह गया है, बस आके दो। हाँ हाँ हाँ, कल ले जाना। तो डार्क पर्पल कलर जो है ऑफ KMnO4 disappears in titration with oxalic acid in acidic medium. Overall change in the oxidation number of manganese, बताओ कितने का चेंज होगा? बोलिए। सिंपल, कुछ देखने नहीं है कि KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, तो ओवरऑल चेंजेस ऑफ 5। गुड, समझे? कुछ देखना नहीं था आपको, मीडियम था एसिडिक, और यू नो इन एसिडिक मीडियम जो MnO4 नेगेटिव है दैट विल गिव Mn2 प्लस, तो +7 से +2 हो रहा है, तो 5 का चेंज हो रहा है, दैट्स इट। और अगर आपको पूरा लिखना है, ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 का क्या लिखेंगे? MnO4 नेगेटिव। ऑक्सैलिक एसिड का होगा C2O4 2 नेगेटिव, कराया हुआ मैंने आपको। और उससे यहाँ Mn2 प्लस, और ऑक्सैलिक एसिड क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कर दो उसको, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिसप्रोपोर्शन? होता क्या है वैसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? डिस हाँ, डिसप्रोपोर्शनेशन the reaction in which same element compound gets oxidized as well as reduced. Okay, तो H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, इधर क्या हो जाएगा? -2, और यहाँ 0। NO2 को वाटर में डालोगे तो ये +4 से +5 एंड +3। MnO4 नेगेटिव +7 से +3, बस रिडक्शन हो रही है सिर्फ। यहाँ पे MnO4 2 नेगेटिव से +6 से +7 एंड +4। तो A, B और D में ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। पहले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। नेक्स्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है।
फिर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है डी में, बट सी में सिर्फ देयर इज अ डिक्रीज। तो इसलिए जो है सी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ओके, number of electrons involved in the reduction of permanganate to manganese dioxide in acidic medium. What is permanganate? MnO4 नेगेटिव, और उससे बन रहा है, बोल रहा है MnO2 इन एसिडिक मीड। हाँ, बट देखो उसने आपको मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया, समझो बात को, समझे? क्योंकि हाँ 3 रखना है, इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, है ना। अब मैं इसको ना एसिडिक मीडियम में बैलेंस करता हूँ, क्योंकि उसने बोल ही दिया कि MnO2 बनता है, तो फिर हमें नहीं सोचना है कि भाई वो तो बेसिक मीडियम में होता है। उसने पहले बोल दिया कि ये बन रहा है और एसिडिक मीडियम है। तो देखो क्या करूँगा मैं, ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, डबल नंबर ऑफ H+ आयन टू द अपोजिट साइड, वही आया। चाहे मीडियम कोई भी हो, जब बैलेंसिंग करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही आएंगे। डन। तो आपको इसका आंसर लिखना है 3 ओनली। बट याद रखना, अगर सिंपली वीकली बेसिक मीडियम लिखा है जब, तो ही MnO2 बनता है। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। there is only first one, that is a disproportionation reaction। अभी पढ़ाया था +6 से +7 एंड +4। there are 2 statements, one is assertion, other is labeled as reason। तो assertion A, permanganate titrations are not performed in presence of hydrochloric acid। Is it true or false? Option A. क्योंकि देखो परमैग्नेट जो है दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब MnO4 नेगेटिव के लिए जो एसिडिक मीडियम यूज करते हैं हम, दैट इज ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ओनली। इफ वी यूज HCl इंस्टेड, देन Cl नेगेटिव को वो बेटा बना देगा Cl2, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन कर देगा वो। समझे? नहीं, परमैग्नेट टाइट्रेशंस में जो हम एसिड यूज करते हैं दैट इज ओनली डाइल्यूट H2SO4। क्योंकि अगर हम HCl को एज अ मीन्स एसिड यूज करते हैं तो HCl कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज। देखो MnO4 नेगेटिव जो है ना,
KMnO4, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या बोलते हैं, इक्विलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विलेंट्स ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, अगर मैंने HCl यूज़ किया एज एन एसिड, तो एक तो एसिडिक मीडियम तो प्रोवाइड करेगा ही, बट एट द सेम टाइम जो HCl है दैट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये भी होगा और जो हम डाल रहे होंगे रिड्यूसिंग एजेंट वो भी होगा। तो KMnO4 यूज़ तो ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा KMnO4। ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, उसमें HCl को भी रिड्यूस करेगा तो और ज़्यादा KMnO4 यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, हम रीज़न ये लिखा है। हाँ बेटा, तो दूसरा, अगर KMnO4 के साथ हम HNO3 यूज़ करते हैं, तो HNO3 क्या है, वो अब खुद एसिड तो है ही, और एट द सेम टाइम इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर KMnO4 का काम जो था, जो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करना था उसको, वो तो काम ये HNO3 भी साथ में करेगा। तो KMnO4 यूज़ कम होगा, जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे, जितना एक्चुअल में चाहिए होगा रिएक्शन में, उससे कम यूज़ होगा, क्योंकि कुछ काम तो उसका HNO3 कर देगा। इसलिए दोनों केस में KMnO4 कैनॉट बी यूज्ड। तो KMnO4 is used with dilute H2SO4 only, क्योंकि dilute H2SO4 कैन एक्ट एज एसिड ओनली। तो इसलिए इसका तो ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि दोनों ट्रू हैं और रीज़न भी करेक्ट है। तो अब दोबारा अच्छे से लिख देता हूं मैं कि KMnO4 act as oxidizing agent and acid used is dilute H2SO4 for KMnO4 titration. We cannot use HCl as it can act as reducing agent, at the same time we cannot use HNO3 as it can act as oxidizing agent, और इस केस में क्या होगा, here KMnO4 used is more than required, और here KMnO4 used is less than required। किसके लिए required? For reducing agent। समझ में आ गए दोनों? क्योंकि KMnO4 पहले केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐड कर रहे होंगे, जिससे टाइट्रेट कर रहे होंगे, उसको तो करेगा ही, और साथ में उसको किसको करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा। हाँ अच्छी बात है, बट बेटा स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं KMnO4 का, है ना, तो हम उसी की हेल्प से तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। ओके सर, सो हमारा स्टैंडर्ड है वो गलत हो जाएगा। हाँ, जो जिससे हमें
रिड्यूसिंग एजेंट की नॉर्मेलिटी निकालनी थी, क्योंकि हम KMnO4 किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वो हमें बता सके कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, उसका अमाउंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना। तो हम तो जितना उसके हिसाब से कैलकुलेशन मार देंगे और कैलकुलेशन में एरर आएगा। यस सर, समझ गई। ओके, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन और कैलकुलेशन ऑफ द टू डिटरमिन द concentration of the given reducing agent in the solution. Okay. KMnO4 oxidizes I negative in acidic and neutral or faintly alkaline solution. तो उसमें क्या क्या बनता है? I नेगेटिव से एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव से क्या बनता है? I2। और न्यूट्रल वीकली बेसिक मीडियम नहीं बेटा, एसिडिक मीडियम में I2 बनता है। सर पर आज आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो बेसिक मीडियम I2 बना था। उसने दिया था हमें, ये वाला ना, क्योंकि उसने हमें मेंशन किया था कि I नेगेटिव से I2 बनाना है हमें, है ना। बट अगर हम ऐसे बोलें तो शायद मैंने लिखवाया है ये इसमें, उस जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या लिख रहा है इसमें मतलब ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं ना, जो ये वाला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर मैग्नेट से तो सर एसिडिक मीडियम है तो Mn2+ बनता है और लिखा है MnO2, है ना। तो वो हाइपोथेटिकल चीजें बनाते हैं, अदरवाइज वो लिखता ही नहीं कि क्या बनता है ना। पर अगर हम सिर्फ हमें पूछे कि वीकली बेसिक मीडियम में I नेगेटिव से क्या बनता है, तो हम लिखेंगे कि इट इज IO3 नेगेटिव। तो न्यूट्रल और फेंटली बेसिक, वीकली बेसिक मीडियम में I नेगेटिव से क्या बनता है? IO3 नेगेटिव। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे करना है क्वेश्चन। दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि जो पर मैग्नेट है आयोडीन को ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या नहीं। बोलो। ये सर 11th वालों को शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में है ये थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ये 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स में इतना सा आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा पहले हिंट देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं पहले। पहले मुझे थोड़ा सा, अगर 11th वालों को इतना पता है कि ये जो प्लस साइन है और माइनस साइन है,
अगर ये सेपरेट हो, इसको क्या बोलते हैं? ओके, कोई बात नहीं। तो याद रखना कि ये जब प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, है ना, तो इससे जो है ना पोटेंशियल डेवलप होता है। और पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू gain or lose electrons in contact with its ions। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू गेन या लूज इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयंस, इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयंस। तो अब मुझे बताओ रिडक्शन क्या होती है? व्हाट इज रिडक्शन? gain of electrons। गेन। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू gain electrons in contact with its ions in aqueous solution। What is aqueous solution? वाटर की प्रेजेंस में। हाँ, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो जैसे आपने लिखा कोई भी Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन टू गिव m सॉलिड, तो E m n प्लस टू m, ये स्लैश का रिप्रेजेंट करता है फेज चेंज। Mn प्लस क्या होगा? एक्वस, और ये m है सॉलिड। तो E Mn प्लस m, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल M। वैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है होगा? बोलो। हाँ, तो ये इसका डेफिनेशन होगा कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electrons in contact with its ions in aqueous solution। तो अब M सॉलिड से Mn प्लस एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो ये जो होगा ना E M टू Mn प्लस, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल M। तो E Mn प्लस M इज इक्वल टू E M माइनस, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू
माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यही जो मेजरमेंट्स हैं are done at 298 Kelvin temperature and 1 molar concentration of ions, और गैस के केस में 1 बार pressure in case of gas, ठीक है। so that is called standard electrode potential, means standard oxidation potential, standard reduction potential। तो E नॉट आ जाता है वहां पे, E नॉट Mn plus to Mn, that is standard reduction potential। मोलर, हाँ गैस होगी तो 1 बार प्रेशर, और तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल M। तो जैसे जिंक है मेटल, तो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा, वो होता है -0.76 वोल्ट। ये माइनस या प्लस किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है? दैट इज इन केस ऑफ अपना हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसका वैल्यू हम लेते हैं 0, और उससे कितना ज़्यादा है उससे कितना कम है उसके रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यू हम लेते हैं। जैसे कॉपर की जो वैल्यू होती है दैट इज +0.34 वोल्ट। अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है -0.76 और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है +0.34। तो अब मुझे बताओ इनमें से अगर ये दोनों को कनेक्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स को, तो किसकी रिडक्शन होगी? इनमें से किसकी रिडक्शन होगी? हाँ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसकी रिडक्शन होगी। तो ऑब्वियसली दूसरे की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो पहले वाले की रिडक्शन, दूसरे की ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे कि एनोड पे? तो रिडक्शन होती है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। तो याद रखना ये। तो इसका मतलब अगर जिंक और कॉपर को आप कनेक्ट करते हो तो जो जिंक है वो एज एन एनोड एक्ट करेगा और कॉपर एज अ कैथोड एक्ट करेगा। अब बताओ जो कॉपर या कॉपर 2+ है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? कॉपर या कॉपर 2+? कॉपर 2+। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट?
हाँ तो ऑक्सीडाइजिंग हाँ तो कॉपर 2+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और अब बताओ जिंक और जिंक 2+ में कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिंक। तो यहाँ पे जिंक जो है इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अगर हम रिएक्शन लिखें एट कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन कैसे हो जाएगा? कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू कॉपर सॉलिड, ये रिएक्शन होगा। और एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी तो एनोड पे क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर दो। कैथोड पे रिडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड कॉपर 2+ एक्वस टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सेल में क्या क्या होता है? सेल में क्या होता है? एक तो एनोड एक एनोड एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट है ना। और उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको लोन याद रखना है ना, पढ़ा होगा आपने। लोन क्या होता है? लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और उस पर नेगेटिव साइन होगा। ये याद रखना है। कैथोड और एनोड, तो देखो अगर मैं सेल बनाऊं, दो बीकर बना दिए मैंने, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। सॉल्यूशन ठीक है। अब ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। और किसके हेडिंग के अंडर आता है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो होता क्या है कि जो लेफ्ट साइड है, कौन सा होगा लेफ्ट साइड? जिंक या कॉपर? बोलो। जिंक तो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड है जिंक, राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है कॉपर। और जिंक किस में है? जिंक 2+ आयन के सोल्यूशन में। और कॉपर है कॉपर 2+ आयन के सोल्यूशन में।
तो इधर हो जाएगा जिंक से जिंक 2+ बनता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो ये डिसॉल्व होता जाएगा। और इसमें जिंक 2+ आयन बढ़ते जाएंगे, तो जिंक 2+ बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आते जाएंगे, इसलिए ये नेगेटिव साइन आता है इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं होता। तो ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, उसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ऐसे होते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो वो बैटरी से कनेक्ट होता है, तब एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है एनोड। पर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव हो गया और सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जब भी ऐसा चार्ज सेपरेशन होता है ना, दैट क्रिएट पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर क्या होगा कि जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, तो ओवरऑल ये क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। और सोल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज कम हो गए तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होते जाएंगे। तो यहां कैसा होगा, पॉजिटिव इसके ऊपर, सोल्यूशन में नेगेटिव, तो ये एक और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। अब देखो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होता जाएगा, ये नेगेटिव होता जाएगा, ये सोल्यूशन क्या होता जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरह से ये जो पॉजिटिव हैं एक्सेस में जब हो जाएंगे, ये इधर नेगेटिव एक्सेस में हो जाएंगे, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या काम करता है, इसके अंदर कोई सॉल्ट होता है, हाँ, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या है, इट इज एन इन्वर्टेड U ट्यूब containing suitable electrolyte. It is an inverted U tube containing suitable electrolyte in a semi solid अगर है ना, एक सेमी सॉलिड होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड की तरह हो जाता है, और जब रूम टेम्परेचर पे आता है वो सॉलिड हो जाता है। और सॉलिड के अंदर उस मेल्ट कर मतलब उसको लिक्विफाई करने के बाद हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, जैसे KCl है या कोई भी सॉल्ट डाल देते हैं। तो फिर जब उसको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, और फिर उसको ऐसे रख देते हैं हम। तो फिर उसमें से जो आयन निकलते हैं ना, दैट इज ऑन द डिमांड ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव जैसे आएगा तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा आयन को, तो नेगेटिव आयन इस तरफ आते जाएंगे, ये नेगेटिव जैसे आएंगे तो पॉजिटिव आयन को खींचेगा। तो जैसे वो डिमांड करेगा उस डिमांड के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उससे बाहर आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसका फंक्शन क्या हो गया, इट मेंटेन्स
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इन बोथ द हाफ सेल्स। दूसरा, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट, क्योंकि इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स डायरेक्टली, और बाहर वाला तो एक्सटर्नल वायर से जुड़ा ही है ये, तो एक्सटर्नल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय द वायर, इंटरनल बाय सॉल्ट ब्रिज। और इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअली अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनोड और कैथोड को एक ही कंटेनर में डालना पड़ेगा। तो अगर मैं एनोड और कैथोड को एक ही कंटेनर में रखता हूं, डायफ्रागम से शिफ्ट करके, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सोल्यूशन में, इस साइड नेगेटिव, इनका आपस में तो था ही, पर अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा पोटेंशियल बनेगा जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो क्योंकि अलग अलग बीकर में हैं, इसलिए वो जंक्शन पे पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा, तो इसलिए ये प्रिवेंट करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। तो अब मुद्दे पे आते हैं जो हम बात करने वाले थे कि ई नॉट रिडक्शन अगर हाई होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी रिडक्शन होगी, एंड दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ई नॉट रिडक्शन लो होगा, वो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एंड दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आ जाओ, जो क्वेश्चन था उस पे आ जाते हैं। अब देखो, ई नॉट ये बताओ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन, क्योंकि Mn2 प्लस से MnO4 नेगेटिव, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? बोलो। 1.510। हाँ, प्लस में हो जाएगा। अभी बताया ना कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस का है प्लस 1.510, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, O2 का है प्लस 1.223। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? हाँ, तो अब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा? MnO4 नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज कर देगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा?
O2 को बेटा O2 तो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बनाता है, तो ऑक्सीडेशन हुई तो किसकी होगी? वाटर की। इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा ना वो। MnO4 नेगेटिव की अगर रिडक्शन हो रही है तो जो दूसरा रिएक्शन है तो H2O से क्या हो जाएगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव जो है दैट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। तो पहला तो यस इट्स ट्रू, राइट। फिर आ जाओ, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये रिएक्शन जो हो रहा है इसमें मुझे अगर E0 सेल निकालना है तो E0 सेल इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, और ये रिडक्शन पोटेंशियली लिख रहे हैं हम, बट एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन और हम लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पे रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखें, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, तो ऐसा हो जाएगा, तो प्लस साइन आ जाएगा। बट अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखें दोनों का, और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका तो प्लस आएगा, जिसका जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसके आगे माइनस आ जाएगा। तो ये E0 सेल का कैलकुलेट करने का फंडा है ना। तो अब जब हमने ये रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि अगर मुझे E0 सेल इस रिएक्शन का निकालना है तो इसमें कैथोड कौन सा है? सर MnO4 नेगेटिव। तो E0 MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस, ये हो गया कैथोड। और एनोड क्या हुआ फिर? O2 वाला, तो E0 O2 H2O दैट इज एनोड। तो ये हो जाएगा तो 1.510 माइनस 1.223, तो कितना हो गया ये? 0.287। तो प्लस 0.287 वोल्ट। तो इसका मतलब इट इज आंसर 1। ओके, तो MnO4 जो पर मैग्नेट आयन है दैट लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर, यस, एंड E0 वैल्यू होगी प्लस 0.287 वोल्ट। बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? इसका सल्यूशन समझ में आया कैसे किया मैंने? इसका बाकी कोई बोलता नहीं है, एक दो बच्चे ही रेस्पॉन्ड करते हैं। बाकियों को बच्चा समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो आदरी तो बच्चा थोड़ा वो समझ में आया कि नहीं? सर थोड़ा थोड़ा।
अच्छा, बाकी कहाँ गए? ये राशि है, साकेत, कारिकर, साई, अंशुमन। अंशुमन शुरू से पर बड़ा जल्दी आ गया था, पर बोलता कुछ नहीं है। और बाकी कहाँ गए? हाँ सर, समझ में आ गया। तो आ गया था ओके, सर वो शायद लेट हो गए इसलिए बाकी सब लोगों ने गलती कर दी। अच्छा। रिकॉर्डिंग हो गई। तो इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये बोल रहा है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड टू आयोडेट, आयोडाइड से आयोडेट। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज? क्योंकि मीडियम है, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन, तो MnO4 नेगेटिव से क्या बनेगा? आयन 3 माइनस। हाँ, आई नेगेटिव से तो IO3 नेगेटिव उसने लिखा ही है, आयोडाइड से आयोडाइड, IO3 नेगेटिव, बट MnO4 नेगेटिव से उसने बोला है कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज होगा। तो आपको पता है MnO4 नेगेटिव से क्या बनता है? हाँ, +7 से +4। तो देखो मतलब रिपीट ही हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ, अब ये 298 केल्विन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। कॉपर का दिया है +0.34, जिंक का दिया है -0.76, Fe का दिया है -0.44 और सिल्वर का दिया है +0.80। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले मुझे बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सिल्वर। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की जाए तो Ag+ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद कॉपर। देन कॉपर 2+, देन सर जिंक होगा ना? Fe2+, लास्ट में जिंक आएगा क्योंकि जिंक इज मिनिमम -0.76, है ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Ag+। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिंक, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। सो जिंक इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक के साथ तो किसी को भी करोगे रिएक्शन फिजिबली होगा। तो देखो यहाँ जिंक यूज हो रहा है पहले में, यहाँ भी जिंक यूज हो रहा है, तो ये दो रिएक्शन तो हो ही जाएंगे। अब आता है कि आयरन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयरन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज फॉर कॉपर एंड सिल्वर, तो ये भी हो जाएगा, कॉपर के साथ है। बट लास्ट में क्या है? सिल्वर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिल्वर तो कभी रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझ में आया बात कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसकी होगी रिडक्शन, और जिसकी होगी रिडक्शन
वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Ag प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Ag अपने आप में है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिल्वर इन रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो लास्ट वाले में सिल्वर को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करवाने की ट्राई की गई है, जो कि नहीं हो सकता। चलो ये तो करो खुद, डू इट फास्ट। करवाया भी है ऐसा क्वेश्चन, चलो करो जल्दी। acidic है ना Cl। H प्लस दिए हुए है ना, तो मीडियम इज एसिडिक। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी लगा सकते हो आप। सर ऑप्शंस पुट करके देख सकते हैं। इट इज अप टू यू, जैसा आपको करना हो। लेट मी चेक। Cr2O7 2 negative, SO3 2 negative. On the other side it is Cr3 plus SO4 2 negative. तो oxidation state of chromium is +6, oxidation state of sulfur in SO3 2 negative, +4, here it is +3 +6. So first balance chromium. So there is a decrease of 6, and in case of sulfur there is a decrease of 2, so it should be multiplied by 3. So overall it should be Cr2O7 2 negative, 3SO3 2 negative, 2 Cr3 plus 3SO4 2 negative. Then oxygen 16 on the left side, 12 on the right side. So 4H2O and double number of H plus ion. So that means A is 1, B is 3. कौन सी ऑप्शन बोली थी बच्चा? सी। हाँ, वेरी गुड, C is 8. तो 4H2O and 8H plus.
सो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना? ओके, रिपीट हो गया। ओके, दैट्स इट। तो ये आपको आज मैंने थोड़ा बहुत बताया है ई नॉट के बारे में, उसको डिटेल में कर लेना। और दूसरा, अगर इसी से ही सेल रिएक्शन लिखना हो तो देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, तो जिंक 2 प्लस एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वस स्लैश, और ये बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लैश रिप्रेजेंट द फेज चेंज, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड सॉलिड है और उससे एक्वस, यहाँ एक्वस से सॉलिड, तो स्लैश रिप्रेजेंट ये वाला सिंगल जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट द फेज चेंज, और डबल लाइन जो है, डबल पैरेलल लाइन, दैट रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। तो ये होगी सेल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक से जिंक 2 प्लस, राइट साइड कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड क्या है, एनोड, राइट साइड कैथोड। ओके, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी ये रखेंगे हम कंटिन्यू। आपको जो मेन याद रखना है वो है कि KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ओनली इन एसिडिक मीडियम, और उनका एन फैक्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके देन, इतना कर लेना बच्चों, है ना? सर जी बेटा। सर हमारे क्लास होगा? सैटरडे, अच्छा ओके। तो इंस्टेड ऑफ सैटरडे, वो रक्षाबंधन है ना? यस। तो मंडे, ट्यूसडे को कर लेंगे, चलो ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तीनों कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो एंजॉय योर रक्षाबंधन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. वेलकम। Yes, sir. Thank you. ओके, बाय। बाकी मम्मी किसी लड़की किसी ने बोला ही नहीं?